आज का हमारा क्वेश्चन है, एक वैध हिंदू विवाह अधिनियम की क्या आवश्यक शर्तें हैं। जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955, इसकी क्या आवश्यक शर्तें हैं। विवाह करने के लिए जो आवश्यक शर्तें होती हैं वो बतानी है। और इससे पहले हमने पढ़ा था विवाह का अर्थ, विवाह की परिभाषा और विवाह के प्रकार। विवाह के 8 प्रकार पढ़े थे। आज विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, शैतान विवाह, प्रजापत्य विवाह, पेशाच विवाह, ये सारे विवाह पढ़े थे हमने पहले वाली वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे उस विवाह को करने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत वैध विवाह के लिए निम्नलिखित शर्त आवश्यक हैं। जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 है, इसके अंतर्गत हैं। वैध विवाह की पहली आवश्यक शर्त है एक पति या पत्नी की स्थिति। विवाह के समय पति या पत्नी में से किसी का भी अन्य व्यक्ति के साथ वैध विवाह नहीं होना चाहिए। यदि कोई पक्ष पहले से विवाहित है और उसका तलाक या जीवन साथी की मृत्यु नहीं हुई है तो ऐसा दूसरा विवाह धारा 11 हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा 11 है उसके अंतर्गत विवाह जो है वो शून्य माना जाएगा। यानी कि वो जो विवाह है वो वैध नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान विवाह के एक पति या पत्नी की व्यवस्था को बनाए रखने हेतु किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 और बीएनएस की धारा 81 के तहत दूसरा विवाह करने वाला व्यक्ति दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है हिंदू मैरिज एक्ट में, मुस्लिम मैरिज एक्ट में तो 4 विवाह कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ एक ही विवाह मान्य है। अगर कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो उसको हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955, इसकी धारा 17 और बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 की, उसकी धारा 81 के तहत दूसरा विवाह करने वाला व्यक्ति दंडित किया जाएगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। फिर इसका एक केस है। केस को एग्ज़ाम में हाईलाइट किया करो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा करो कि केस, ठीक है। सरिया मुद्दल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का ये केस है। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि द्विविवाह अवैध है और इस मामले में द्विविवाह को अवैध ठहराया, भले ही व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो। अगर किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और उसने फिर दूसरी शादी करी है तब भी वो विवाह अवैध है, ठीक है। ये लिखा हुआ है किसमें, हिंदू मैरिज एक्ट में, और इस केस में निर्णय दिया गया था। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है मानसिक योग्यता, मेंटल कैपेसिटी, सेक्शन 5 सेकंड। सेक्शन 5 में मानसिक योग्यता के बारे में बताया हुआ है। विवाह के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्ष मानसिक रूप से इस स्थिति में हों कि वे विवाह की प्रकृति को समझ सकें। यदि कोई मानसिक रोग, अस्थिरता या पागलपन से ग्रसित है जिससे वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से नहीं चल सकता तो यह विवाह की अवैधता को प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति का विवाह हो चुका है और उसको बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो उस विवाह को शून्यकरण कराया जा सकता है, ठीक है। यानी कि उसको वॉइडेबल कराया जा सकता है कोर्ट से कि ये शादी मान्य नहीं थी, इसको खारिज कर दिया जाए। फिर इसमें एक केस आया अलका शर्मा बनाम अविनाश चंद्र 1991 का ये केस है मध्य प्रदेश का। इस मामले में यह प्रश्न आया कि वे क्या स्थितियां हैं जब चित्त विकृति के कारण कोई व्यक्ति इस प्रकार से मानसिक विकार से ग्रस्त हो कि विवाह और संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति विवाह क्या है यह समझने में असमर्थ है, वह संतान उत्पत्ति के अयोग्य है, तो वह उसे चित्त विकृत माना जाएगा, यानी कि उसे मानसिक रूप से ग्रस्त माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक संशोधन आया था, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1999 की धारा 2 द्वारा अब मिर्गी शब्द को हटा दिया गया है। जो मानसिक रूप से कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसमें मिर्गी आता था कि किसी को अगर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो इसका मतलब वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। लेकिन अब मिर्गी जो शब्द है उसको 1999 में हटा दिया गया, ठीक है। अब इस आधार पर किसी भी शादी को वॉइड नहीं किया जा सकता।
यानी कि उसको अमान्य नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। फिर इसकी तीसरी आवश्यक शर्त है विवाह की न्यूनतम आयु, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3। एग्ज़ाम में सेक्शन जरूर लिखना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे आपको नंबर मिलते हैं। जहां आप सेक्शन लिखते हो, केस लिखते हो, उन्हीं पे नंबर अच्छे मिलते हैं। विवाह के लिए वर की आयु कम से कम 21 वर्ष और वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। यह शर्त विवाह की परिपक्वता को सुनिश्चित करने के लिए है, यानी कि मैच्योरिटी। फिर है बाल विवाह निषेध अधिनियम, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। बाल विवाह कराने पर अभिभावकों को यानी कि पेरेंट्स को 2 वर्ष तक की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सापिंड संबंध, सेक्शन 5 सबसेक्शन इसका 5, सेक्शन 3 और F इन दोनों में ही सापिंड संबंध को बताया हुआ है। सापिंड संबंध का अर्थ है रक्त संबंध जो पितृ या मातृ पक्ष से 5वीं या तीसरी पीढ़ी तक जाता है। पिता की तरफ से 5 पीढ़ी और माता की तरफ से 3 पीढ़ी तक कोई भी विवाह किया जाता है तो उसको अमान्य माना जाता है। लेकिन इसकी और भी कुछ कंडीशन है, आगे पढ़ेंगे। यदि विवाह करने वाले दोनों व्यक्ति सापिंड संबंध में आते हैं तो ऐसा विवाह भी अमान्य होगा जब तक कि उनके जातीय रिवाज उनकी अनुमति न देते हों। यह नियम आनुवंशिक दोषों से बचाव और सामाजिक संतुलन बनाए रखने हेतु बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति माता की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी में शादी करता है तो ऐसा विवाह अमान्य माना जाएगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उनके रीति रिवाज इसकी अनुमति देते हैं कि ऐसा विवाह वॉइड नहीं माना जाएगा, वो चाहते हैं कि शादी हो, तो वो हो सकती है। फिर इसके बाद है इसका नेक्स्ट पॉइंट, वैध विवाह की परंपरा, सेक्शन 7। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार विवाह तभी पूर्ण और वैध माना जाएगा जब वैध हिंदू रीति रिवाजों और धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार संपन्न किया गया हो। इसमें प्रमुख रूप से सप्तपदी 7 फेरे, सप्तपदी भी बोलते हैं, सप्तपदी भी बोलते हैं, 7 फेरे शामिल हैं। सप्तपदी के साथ ही विवाह कानूनी रूप से संपन्न माना जाता है। हिंदू विवाह की जो धारा 7 है उसमें कहा गया है कि जब किसी लड़की और लड़के के 7 फेरे पूरे हो जाते हैं तब उस विवाह को वैध विवाह माना जाता है। फिर इसमें एक केस है प्रिया बाला घोष बनाम सुरेश घोष, 1971 का ये केस है। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि विवाह के अनुष्ठान विधिपूर्ण न किए जाएं तो विवाह वैध नहीं माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की शादी टूट जाती है फेरे होने से पहले तो वो शादी नहीं मानी जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका निष्कर्ष, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार एक विवाह को वैध तभी माना जाएगा जब वह अधिनियम की धारा 5 और 7 में वर्णित सभी आवश्यक शर्तों को पूर्ण करता है। इन शर्तों का उद्देश्य केवल सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत अधिकारों और विवाह संस्था की पवित्रता की रक्षा करना भी है, ठीक है। फिर इसके कीवर्ड हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जो अधिनियम है, जो एक्ट है, इसका नाम याद रखना और इसकी सन याद रखना कि ये एक्ट कौन सी सन का है, ठीक है। सेक्शन 5 में इसकी आवश्यक शर्तें दी हुई हैं कि विवाह करने की जो आवश्यक शर्तें हैं वो एक पति या पत्नी की स्थिति, जो एक पति है और पत्नी है उसकी स्थिति बताइए जिसमें दो विवाह, जो दूसरा विवाह है उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर दूसरा विवाह होता है तो उसको धारा 11 में शून्य वॉइड बताया गया है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है सेक्शन 5 के 1 में, ठीक है। फिर इसके बाद है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 17, जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसका सेक्शन 17 और BNS का सेक्शन 81, भारतीय न्याय संहिता 2023 का 81 धारा है जिसमें दंड बताया गया है कि अगर कोई भी द्वि विवाह करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी।
फिर है मानसिक अयोग्यता, जो मेंटल कैपेसिटी है किसी भी व्यक्ति की विवाह करने के लिए एक मेंटल कैपेसिटी ठीक होनी चाहिए। इसमें केस था अलका शर्मा बनाम अविनाश, 1991 का ये केस था मध्य प्रदेश का, जिसमें पूछा गया था कि वे क्या स्थितियां हैं जब किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से ठीक माना जाए। ठीक है, तो न्यायालय ने कहा था कि विवाह समझने में असमर्थ, अगर कोई व्यक्ति विवाह को समझने में असमर्थ है और संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य है तो उसको मानसिक रूप से ठीक नहीं माना जाएगा। फिर है विवाह विधि संशोधन अधिनियम, 1999 का ये संशोधन है जिसमें मृगी शब्द को मानसिक रूप से जो विकार होते हैं उनमें से इस शब्द को हटा दिया था कि इस आधार पर किसी भी शादी को वॉइड या फिर वॉइडेबल नहीं कराया जा सकता। विवाह की न्यूनतम आयु, लड़की की आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और लड़के की आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, कम से कम, ज़्यादा कितनी भी हो लेकिन कम से कम 21 और 18। फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम है 2006 का, जिसमें क्या कहा गया है कि बाल विवाह अगर किसी के माता पिता बाल विवाह कराते हैं तो उनको 2 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। फिर है सापिंड संबंध, सापिंड संबंध में कहा गया है जो सेक्शन 5 है और सेक्शन 3 का क्लॉज F है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सापिंड में आता है माता की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तो ऐसे विवाह को वॉइड माना जाएगा, लेकिन अगर उनके रीति रिवाज ये मान्यता देते हैं उन्हें शादी करने की तो वो कर सकते हैं। फिर वैध विवाह की परंपरा, जो वैध विवाह है उसकी परंपरा जो सेक्शन 7 में है उसमें बताया कि 7 फेरे होने ज़रूरी हैं, किसी भी विवाह को वैध करने के लिए उसमें 7 फेरे होने चाहिए। फिर इसका केस था प्रिया बाला घोष बनाम सुरेश घोष, 1971 का ये केस था जिसमें 7 फेरों को मान्यता दी थी। फिर इसके बाद इसका निष्कर्ष है। ठीक है, बस यहीं तक था ये क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।